रानीडी राम नाम उच्च विद्यालय रानीडी का केमिस्ट्री के टीचर्स हैं। और आज बच्चों हम लोग अम्ल क्षारक एवं लवण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। प्यारे बच्चों, हालांकि अम्ल क्षारक और लवण में अम्ल का जो कॉन्सेप्ट है या अम्ल की जो धारणा है वो 300-400 साल पहले से ही निर्धारित हुई। क्योंकि जो हम लोग फल खाते हैं बच्चों, चाहे वो नींबू हो, संतरा हो, एप्पल हो, अंगूर हो, ये सारे फलों में थोड़ी सी खटास होती है, खट्टापन होता है। और हम लोग इस फल को खा करके ये महसूस करते हैं कि ये थोड़ा खट्टा लगा। प्यारे बच्चों, जब विज्ञान विकसित बहुत अधिक नहीं था, टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं थी, लैब इतने विकसित नहीं थे, उस समय अम्ल को पहचानने का आधार बनाया गया कि अम्ल वह है जो स्वाद में खट्टा हो। अम्ल वह है जो स्वाद में खट्टा हो। थोड़ी सी टेक्नोलॉजी बढ़ी और लिटमस पेपर आया। लिटमस पेपर आने के बाद अम्ल की परिभाषा में थोड़ा सा सुधार लाते हुए टेस्टिंग के आधार पर, परीक्षण के आधार पर यह कहा गया कि अम्ल वह पदार्थ है जो ब्लू लिटमस को लाल कर देता है, यानी नीले लिटमस को लाल कर देता है। और इसी के साथ ही क्षारक की परिभाषा जो दी गई वो दी गई कि क्षारक वह पदार्थ है जो स्वाद में तीखा और लाल लिटमस को नीला कर, यानी ठीक उसका उल्टा। ये परिभाषा लगभग 200 से 300 साल पुरानी है। निश्चित रूप से विज्ञान का विकास हुआ समय के साथ और हम लोग आगे बढ़ते चले गए। और ये जो विकास हुआ विज्ञान का बच्चों, इस विकास के क्रम में वैज्ञानिकों के दिमाग में आया कि कई तरह के रासायनिक पदार्थ हैं और कई तरह के भोज्य पदार्थों में भी जो फूड हम लोग लेते हैं उसमें जीभ लगाकर हर किसी को टेस्ट करना और टेस्ट करके ये बताना कि वो खट्टा है, तीखा है, ये संभव नहीं है। विज्ञान का विकास हुआ। विकास होने के क्रम में कई वैज्ञानिकों ने इस पर काम किया, जिसमें मुख्य रूप से आर्हेनियस, ब्रोंस्टेड-लॉरी, लेविस और इनगोल्ड, इन वैज्ञानिकों ने इस पर काम किया और सबों ने अपना अपना कॉन्सेप्ट दिया। हालांकि बच्चों लोग सारे के सारे क्लास 10 के हो और सारे कॉन्सेप्ट की जानकारी 10 क्लास में आपको दी नहीं जा सकती है। हालांकि जब आप 11 या 12 जाओगे तो निश्चित रूप से आपको ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट्स, लेविस कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेसिस और इनगोल्ड कॉन्सेप्ट भी आपको दी जाएगी। लेकिन फिलहाल जो 10 क्लास का जो लेवल है उस लेवल के अनुसार आपको मैं बताने जा रहा हूँ आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने अम्ल को जल में घुला दिया और जल में घुलाने के बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया कि यह एक ऐसा पदार्थ है जो H+ आयन दे सकता है, H+ आयन दे सकता है। और फिर इन्होंने क्षार को भी पानी में घोला, उसका जलीय विलयन बनाया और बनाने के बाद उन्होंने देखा कि क्षार वह पदार्थ है जो जलीय घोल में OH- आयन दे सकता है। यानी अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, acid is a substance that can give H+ ion and base is a substance that can give OH- ion in aqueous solution. That means there is condition. यहाँ एक शर्त लागू हुआ
कि उसका जलीय घोल का होना जरूरी है। आगे जाकर इसी जलीय घोल को हटा करके नए नए कॉन्सेप्ट आए, जिसे हम लोग ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट जानते हैं, लेविस कॉन्सेप्ट जिसने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट दिया है, इनगोल्ड कॉन्सेप्ट जिन्होंने न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल के आधार पर एसिड और बेस का डिफिनेशन दिया है। खैर आज हम लोग सिर्फ आर्नियस कॉन्सेप्ट पर पढ़ रहे हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास 3 एसिड्स हैं, एक HCl, दूसरा HNO3 और तीसरा H2SO4। ये तीनों एसिड्स का जलीय विलयन बनाया गया और जलीय विलयन बनाने के बाद देखा गया कि ये HCl H+ आयन और Cl- आयन में डिसोशिएट कर जाता है, यानी टूट जाता है। HNO3 डिसोशिएट करके H+ आयन और नाइट्रेट आयन NO3- आयन देता है। H2SO4 भी हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन देता है। इस बात का यहाँ क्लियरेंस है कि एक्वस सॉल्यूशन में ये तीनों के तीनों पदार्थ, तीनों के तीनों सब्सटेंस H+ आयन देगा। इसी बात स्पष्ट हो गया कि एसिड या अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर H+ आयन देता है। इसके बाद इन्होंने 2 बेस को लिया, NaOH और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका भी जलीय विलयन बनाया गया। जलीय विलयन बनाने के बाद देखा गया कि ये दोनों के दोनों बेस NaOH एंड MgOH का हॉल्ट, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों क्षारीय प्रकृति का है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये डिसोसिएट होकर OH- आयन देता है। फिर से सुन लीजिए बच्चों, फिर से सुन लो इसे कि ये क्षारीय पदार्थ है या क्षारक है, इसलिए है क्योंकि ये जल में घुल करके OH- आयन देता है। इस तरह से यह स्पष्ट हो गया कि क्षारक वह पदार्थ है जो जल में घुलकर OH- आयन देता है। अम्ल और क्षारक को डायरेक्ट टेस्ट करने के लिए इंडिकेटर्स का यूज किया गया, जिसको हम लोग सूचक के नाम से जानते हैं। इंडिकेटर का इस्तेमाल किया गया और इंडिकेटर्स में सर्वप्रथम यूज किया गया लिटमस पेपर का। लिटमस पेपर्स में देखा गया कि ब्लू लिटमस को रेड कर दे वो एसिड है और रेड लिटमस पेपर को जो ब्लू कर दे वो बेस है, एक इंडिकेटर्स। दूसरा, बाद में साइंस में एडवांसमेंट आया और मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थलीन को भी इस्तेमाल किया गया सूचक के रूप में, एक इंडिकेटर के रूप में। एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जिससे हम अम्ल एवं क्षार की पहचान कर सकते हैं। जब हम इसके रासायनिक गुणधर्म की बात करते हैं, अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म की जब हम लोग बात करते हैं, तो देखते क्या है कि जो NCERT के सिलेबस के अनुसार, NCERT जो 10 क्लास का हमारा सिलेबस है उसके अनुसार सारी कुछ अभिक्रियाएं ही हैं जो आपको 10 क्लास को कवर करती है। निश्चित रूप से उसी अभिक्रियाओं का जिक्र हम लोग यहाँ करेंगे और उन अभिक्रियाओं को जिक्र करेंगे और साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे उसको भी हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। प्यारे बच्चों, अम्ल एवं क्षारक का धातु के साथ अभिक्रिया, यहाँ आप देख रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस में अम्ल एवं क्षारक का धातु के साथ अभिक्रिया। धातु के साथ अभिक्रिया के लिए जो राउंड बॉटम फ्लास्क होती है उसमें जिंक के ग्रेन्यूल्स लिए जाते हैं और डाइल्यूट H2SO4 यानी कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। यहाँ एक कंसेप्ट बच्चों लोगों को ये देना जरूरी है कि आखिर डाइल्यूट या कंसंट्रेट क्या होता है। सीधी भाषा में अगर हम लोग समझे
तो पतला और गाढ़ा, पतला और गाढ़ा। जैसे हम ये कहें बच्चों कि 2 गिलास पानी तुम्हें दिया जाए और 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी डाला जाए और दूसरे गिलास में 2 चम्मच पानी डाला जाए और तुमसे पूछा जाए कि भाई बताओ कि दोनों में से गाढ़ा कौन सा है। निश्चित रूप से तुम कहोगे कि सर जिस गिलास में 2 चम्मच शुगर डाला गया है वो ज़्यादा गाढ़ा है। तो केमिस्ट्री की भाषा में अमाउंट ऑफ सोल्यूट या अमाउंट ऑफ सोल्यूट जिसमें ज़्यादा होता है उसकी मात्रा जितनी अधिक होती है जल में घुली हुई वो सांद्र कहलाता है, यानी कंसंट्रेट कहलाता है, और जिसमें कम हो वो तनु या डाइल्यूट। यहाँ हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करेंगे। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को जिंक ग्रेन्यूल्स में डालने पर जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनता है। ये हाइड्रोजन गैस को फिर डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट्स के जरिए हम इसे कलेक्ट कर सकते हैं और इन फ्यूचर्स में जहाँ इंडस्ट्रीज होती है वहाँ हाइड्रोजन गैस का भी इस्तेमाल कर ली जाती है। जिंक के साथ H2SO4 रिएक्ट करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो यहाँ जिंक एक धातु है, H2SO4 एक एसिड है यानी अम्ल है, और दूसरा रिएक्शंस में 2NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, यह एक क्षारक है। और क्षारक का जिंक के साथ जब हम अभिक्रिया की बात करते हैं तब ये बनाता है Na2ZnO2 प्लस H2। यहाँ भी हाइड्रोजन गैस के रूप में बाहर निकल रहा है। प्यारे बच्चों, इसके पहले तुम लोगों ने एक पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पढ़ा हो। उस रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर्स में इस बात पे जोर दिया जाता है कि जब आप इक्वेशन यानी समीकरण लिख रहे हो, केमिकल इक्वेशन लिख रहे हो, तो उसके स्टेट पे ध्यान दी जाती है, उसकी अवस्था पे ध्यान दी जाती है कि वो सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है या गैसीय स्टेट में। निश्चित रूप से उसका मेंशन होना चाहिए। अगर आप उसे रिएक्शंस में एग्जाम में अगर आप उसका मेंशन करते हो तो आपका जो रिएक्शन है वो इफेक्टिव होगा और निश्चित रूप से टीचर्स के पास आपका जो इमेज है वो अच्छा होगा। इसलिए हम कोशिश किए हैं कि हर रिएक्शंस में उसके स्टेट को लिखा जाए और सोडियम जिंकेट बना और H2 गैस के रूप में निकल रहा है। इसके बाद धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया को हम देखते हैं। अम्ल का धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। धातु कार्बोनेट में हम सोडियम कार्बोनेट को लेंगे बच्चों, और हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को लेंगे। दोनों ही सॉलिड स्टेट में, हम ठोस अवस्था में, और दोनों में ही डाइल्यूट HCl या वाटर के साथ मिला हुआ HCl का इस्तेमाल करते हैं। और जब हम HCl का इस्तेमाल करते हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ बच्चों, तो ये NaCl प्लस H2O बनाता है। NaCl की अवस्था सॉलिड है और H2O की अवस्था लिक्विड है। Na2CO3 2HCl ये आपस में रिएक्ट करके 2NaCl प्लस H2O बना। इसके बाद हम NaHCO3 की बात करते हैं। ये भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके NaCl प्लस CO2 प्लस H2O बनाता है। NaCl सॉलिड स्टेट में है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस स्टेट में है और H2O लिक्विड स्टेट में है। यहाँ एक कॉमन क्वेश्चंस परीक्षा में, एग्जाम में, खासकर झारखंड बोर्ड के एग्जाम में यह हमेशा आता है कि यदि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने जल में प्रभावित किया जाए, यानी कि इफ CO2 gas is flowing through the कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तब क्या होगा?
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी चूना जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने में ये कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड स्टेट में और H2O लिक्विड बनाता है, और साथ ही यहाँ मैं कह दूं कि ये जल को दूधिया बना देता है। दूधिया यानी मिल्की बना देता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में प्रवाहित करने पर जल को दूधिया बना देता है। अम्ल एवं क्षारक का आपस में भी अभिक्रिया होती है। अम्ल एवं क्षारक में ये आपस में भी अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं। लवण की जब परिभाषा हम लोग देखेंगे तो उसमें हम ये बात आपको बताएंगे कि अम्ल एवं क्षारक आपस में अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। यानी लवण किससे बनता है? अम्ल एवं क्षारक से। अब यहाँ एक अम्ल हम ले रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट स्टेट में है। सोडियम हाइड्रोक्साइड वो भी डाइल्यूट स्टेट में है, और दोनों का एक्वस सॉल्यूशन को रिएक्ट कर रहा है। रिएक्ट करने के बाद ये 2NaCl प्लस H2O का निर्माण कर रहा है। यानी कि when हाइड्रोक्लोरिक एसिड react with sodium hydroxides, it forms sodium chloride and H2O. लवण का निर्माण होता है प्रयोगशाला में। सोडियम क्लोराइड बनाने का यही एक सामान्य तरीका है। दिस इज द जनरल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन लेबोरेटरीज। सोडियम क्लोराइड बड़ा फेमस है। आप सभी बच्चे जानते हो कि सोडियम क्लोराइड के बिना जिंदगी नहीं चलती, क्योंकि सोडियम क्लोराइड एक खाने वाला नमक है, और इस नमक का प्रयोग हम लोग भोजन में, सब्जियों में, दालों में, हर चीज़ में डाल करके हम लोग यूज़ करते हैं। दिस इज द कॉमन साल्ट। इसे साधारण नमक के नाम से भी हम लोग जानते हैं। धात्विक ऑक्साइड के साथ भी अम्ल अभिक्रिया करता है। धात्विक ऑक्साइड में हमने यहाँ लिया है जिंक ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। ये दो ऐसे रासायनिक यौगिक हैं। इसके अलावा भी और कई रासायनिक यौगिक हैं। इसके अलावा कई धात्विक ऑक्साइड हैं जो अम्ल से अभिक्रिया करते हैं। लेकिन सिलेबस के अनुसार या अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक के अनुसार जिंक ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड्स की अभिक्रिया दी गई है। उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया करके जिंक क्लोराइड प्लस H2O, और दूसरे केस में कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O का निर्माण करते हैं। एक मन में एक क्वेश्चन बच्चों तुम लोगों को आना चाहिए कि अम्ल एवं क्षारक, जैसे हम लोग आलू को नापते हैं केजी में, या किसी लिक्विड्स को हम लोग लीटर में नापते हैं, या कपड़े को हम लोग मीटर में नापते हैं। निश्चित रूप से अगर तुम्हें 2 अम्ल दे दिया जाए या 2 क्षार दे दिया जाए और कहे कि भाई ये बताओ कि ये कौन सा ज़्यादा अम्लीय है, विच वन इज मोर एसिडिक, या एसिडिक स्ट्रेंथ यानी अम्लीय प्रबलता, बेसिक स्ट्रेंथ यानी क्षारीय प्रबलता। अगर प्रबलता की बात होती है या प्रबलता नापने की बात होती है तो निश्चित रूप से हम लोग के मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि आखिर प्रबलता को नापी कैसे जाती है। प्रबलता को नापी कैसे जाती है, या कैसे हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा अम्ल कितना अम्लीय है। अगर मैं आपको 2 अम्ल का सैंपल दे दूं और कहूं कि भाई ये बताओ, और उसमें लेबल लिखा हो, आप इसकी प्रबलता कैसे नापें। इस बात को सबसे पहले, इस प्रॉब्लम को, इस समस्या को सबसे पहले सोरेनसन, कैसे सुन लो बच्चों, सोरेनसन, दिस इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। ये वैज्ञानिक का नाम है सोरेनसन, जिन्होंने सबसे पहले एक ऐसे पैमाने का इजाद किया, एक ऐसे पैमाने को निकाला जिससे अम्ल एवं क्षारक की प्रबलता को नापा जा सकता है।
and that can be measured the strength of the acids and bases. और उस स्केल का नाम है बच्चों पीएच स्केल। पीएच स्केल, पीएच स्केल किसी विलयन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता को पहले मेजर होगा। यानी पीएच स्केल डिपेंड करता है कि उस अम्लीय घोल का H+ आयन की सांद्रता क्या है। H+ आयन की सांद्रता क्या है? What is the concentration of the H+ ion in given solution? H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जिस स्केल का इस्तेमाल किया जाता है उसे ही पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल कहते हैं। और पीएच स्केल्स को निर्माण करने में प्योर वाटर का डिसोसिएशन करवाया गया। अगर इसके थोड़ी सी बैक हिस्ट्री में जाए और ये जो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट जो चैप्टर्स हम लोग बच्चे पढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से ये चैप्टर्स क्लास 11 में भी है। और 11 में जाने के बाद आपका जो क्लैरिफिकेशन है या जो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और ज़्यादा इलाबोरेट होगा, क्लियर होगा। हम उन सारे कॉन्सेप्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस क्लास 10 में नहीं कर सकते क्योंकि हमारे दायरे होते हैं सिलेबस के, और निश्चित रूप से हम लोग अपने दायरे में रहकर ही 10 क्लास को पढ़ते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो जाए, आप एक अच्छे मार्क्स से पास हो सके और आपका भविष्य हो सके। इसलिए मैं वापस इसी स्केल पे आता हूँ और इसमें जल की यानी वाटर की डिसोसिएशन, प्योर वाटर का डिसोसिएशन किया गया, H2O का डिसोसिएशन किया गया और H2O को डिसोसिएशन करने के बाद H+ आयन और OH- आयन प्राप्त किया गया और दोनों के कंसंट्रेशन को मेजर करके उसको ऐड किया गया जिसको हम लोग KW के नाम से जानते हैं, यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। और उस KW का जो मान है वो 10⁻⁻14 तक गया, दोनों को ऐड करने के बाद 10⁻⁻14। इसीलिए पीएच स्केल को 10⁻⁻1 से लेकर 10⁻⁻14 तक लिखा गया और 10⁻⁻1 to 10⁻⁻14 तक pH को 1 से लेकर 14 तक लिखा। यहाँ मैं सीधी सी बात अगर मैं बात करूँ तो ये मैंने सीधा pH का वैल्यू लिख दिया है। pH वैल्यू लिखा है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14 up to 40. Clear? Up to 40. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 40. जब हम ये 14 को देखते हैं तो सबसे पहले बीच का आप 7 देखें, उसमें एक बॉक्स मैंने बना दिया। बॉक्स क्यों बनाया? इसलिए क्योंकि उन्होंने आधार बनाया कि जिस सॉल्यूशन का, जिस घोल का पीएच वैल्यू 7 हो यानी 7 हो वो उदासीन होता है। उदासीन मीन्स न्यूट्रल, यानी द सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। दैट मीन्स ये एसिडिक भी नहीं है और बेसिक भी नहीं है, यानी अम्लीय भी नहीं है और क्षारीय भी नहीं है। लेकिन जैसे ही हम इससे आगे बढ़ते हैं या पीछे जाते हैं, 6, 5, 4, 3, 2, 1 या 0, ये निश्चित रूप से घटता हुआ क्रम है। लेकिन बच्चों, मैंने यहाँ लिखा है अम्लीयता के बढ़ते क्रम। इसका मतलब ये हुआ
कि अगर दो सैंपल दे दिया जाए अम्ल के और एक सैंपल में पीएच मान 6 लिखा हो और एक सैंपल में पीएच मान 5 लिखा हो और आपसे पूछा जाए कि भाई ये सैंपल्स का जो पीएच वैल्यू है वो इसमें नोट किया हुआ है, दिख रहा है, आप इसे बताओ कि कौन ज्यादा अम्लीय है। तब इस बढ़ते क्रम को अगर आप देखें तो इससे साफ जाहिर होता है कि जिस घोल में पीएच मान 5 लिखा गया है और जिस घोल के डब्बे में या बोतल में 6 लिखा गया है, तो 5 वाला जो होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा, यानी कि द सैंपल having the pH value 5 is more acidic than the sample having the pH value 6. pH value 6. और ये जो अम्लीयता का दर है वो निश्चित रूप से इस दिशा में, यानी फ्रॉम 7 to 0 अम्लीयता बढ़ता चला जाता है। और यहाँ एक चीज और जानने की जरूरत है कि अगर किसी सैंपल का पीएच वैल्यू 6 है और किसी सैंपल का पीएच वैल्यू 5 है, तो एक क्वेश्चन तो क्लियर हो गया कि 5 वाला ज्यादा अम्लीय होगा 6 की तुलना में। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन अगर एराइज कर दिया जाए कि कितना गुना ज्यादा होगा, हाउ मेनी टाइम्स इट इज मोर एसिडिक देन द, यानी कि द solution having the pH value 5 is how many times more acidic than the sample having the pH value 6. तो जितना ये जो डिफरेंस है 6 और 5 के बीच, तो 6 और 5 के बीच कितना डिफरेंस है, निश्चित रूप से आप कहेंगे 1 है। तो इसका एक फार्मूला है कि जितना डिफरेंस हो उस डिफरेंस को हम 10 टू द पावर कर देंगे, यानी अगर डिफरेंस 1 हो तो 10 टू द पावर 1, यानी 10 गुना ज्यादा एसिडिक है, 10 गुना ज्यादा एसिडिक है। कौन सा सैंपल दिया था आप लोगों को? 2 सैंपल दिया था, एक सैंपल दिया था जिसकी पीएच वैल्यू 6 थी और एक सैंपल आपको मैंने दिया था जिसकी पीएच वैल्यू 5 थी। तो एक क्वेश्चन आपने तुरंत जवाब दे दिया कि भाई वो जो 5 वाला है वो ज्यादा अम्लीय 6 वाले से, लेकिन कितना गुना है? तो फिर 6 माइनस 5 करेंगे आप, कितना हुआ? निश्चित रूप से 1 हुआ। अब 1 को आप 10 टू द पावर 1 कर दें, 10 टू द पावर 1 कर दें। जब आप 10 टू द पावर 1 करेंगे तब इसका वैल्यू क्या होगा आप खुद ही जानिए, तुरंत आप जवाब देंगे कि सर 10 हुआ, यानी 10 टाइम्स हो गया। लेकिन अगर 2 सैंपल ऐसा दिया जाए आपको जिसमें एक में पीएच वैल्यू 6 लिखा हो और दूसरे सैंपल में पीएच वैल्यू 4 लिखा हो, तो 4 जिसका लिखा हुआ है वो निश्चित रूप से ज्यादा अम्लीय होगा 6 की तुलना में। लेकिन यहाँ फिर अगेन एक क्वेश्चन, कितना गुना ज्यादा अम्लीय होगा, हाउ मेनी टाइम्स 6 इज मोर एसिडिक। तब आप क्या करेंगे? तब आप फिर से पीएच वैल्यू का डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे? 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 जब आप करेंगे क्या पाएंगे आप? 2 पाएंगे आप, 2 वंस अगेन आई एम टेलिंग यू 2। अब क्या करेंगे आप? तो मैंने एक फार्मूला अभी आपको कहा था कि जो डिफरेंसेस होंगे उस डिफरेंसेस को 10 टू दी पावर कर दीजिए। तो 10 पे पावर 2 कीजिए आप, क्या आया? 10 टू दी पावर 2, यानी 10 इंटू 10, डिफरेंटली इट बिकम्स 100 टाइम्स। निश्चित रूप से ये 100 गुना हो गया, यानी कि जिस सैंपल का पीएच वैल्यू 6 है
उससे 100 गुना ज्यादा अम्लीय है वो सैंपल जिसका पीएच वैल्यू 4 है। इस तरह से आप आसानी से पीएच वैल्यू में अम्लीयता के बढ़ते हुए क्रम या घटते हुए क्रम या कंपेयर करने की बात हो, ये काम आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर हम क्षारीयता की बात करें तो आप देखें कि 8 से जब हम 14 की ओर प्रोसीड करते हैं, व्हेन वी प्रोसीड फ्रॉम 7 to 14, डिफरेंटली क्षारीयता का जो क्रम है यानी द ऑर्डर ऑफ द बेसिक कैरेक्टर, द ऑर्डर ऑफ द बेसिक कैरेक्टर्स की बात हम करते हैं तो ऑर्डर जो है यानी क्रम जो है वो बढ़ रहा है। तो 8 पीएच वैल्यू अगर किसी बेसिक सॉल्यूशन का है और किसी का 9 है, किसी का 8 है और किसी का 9, ये दो सैंपल आपको दिए गए और आपसे पूछा गया कि भाई बताओ कौन ज्यादा बेसिक है यानी कौन ज्यादा क्षारीय है। तब आप इस क्रम को देख के बहुत आसानी से बता सकते हैं कि सर जिस सैंपल का पीएच वैल्यू 9 है वो 8 वाले से ज्यादा क्षारीय है। लेकिन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है इसमें कि भाई कितने गुना ज्यादा क्षारीय, हाउ मेनी टाइम्स इट इज मोर बेसिक। वैसे सिचुएशन में वही सेम फॉर्मूला जो आपने अम्लीयता को मेजर करने के लिए लगाया था, यानी कि जो डिफरेंस है उसका पावर कर दीजिए आप। तो डिफरेंस क्या हुआ 9 माइनस 8, 9 माइनस 8। जब आप 9 से 8 का डिफरेंस निकालेंगे तो 1 आएगा, और जब 1 आएगा तो 10 टू द पावर 1 करेंगे तो निश्चित रूप से 10 टाइम्स ज्यादा क्षारीय होगा। कौन सा सैंपल, पीएच वैल्यू 9 वाला या पीएच वैल्यू 8 वाला? आपका जवाब होगा कि सर 9 वाला जो होगा वो 8 वाले से 10 गुना ज्यादा क्षारीय होगा। तो इसी तरह एग्जाम में अंडरस्टैंडिंग लेवल्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि पीएच वैल्यू दो सॉल्यूशन का दिया हो और आपसे ये पूछा जा सकता है कि कितने टाइम से ज़्यादा ये, कितने गुना ज़्यादा ये क्षारीय है। तब आप बहुत आसानी से पीएच वैल्यू के डिफरेंस को निकाल लेंगे और उस डिफरेंस को 10 टू द पावर करने के बाद आप उसके क्षारीयता के क्रम में भी आप इसको अरेंज कर सकते हैं। ऐसा भी होगा कि सैंपल 2 हो, ऐसा भी हो सकता है कि सैंपल 4 दिया गया हो और उसके पीएच वैल्यू दिए गए हों और उसके क्षारीयता के क्रम में उसे सजाने के लिए दिया जाए। तो अगर आप इस बात को बेहतर तरीके से समझे रहेंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस में गलतियां बिल्कुल नहीं होगी और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा निश्चित रूप से, तो आपका जवाब भी सही होगा। प्यारे बच्चों, पीएच का दैनिक जीवन में भी बहुत महत्व है। दैनिक जीवन में पीएच का बहुत महत्व है। कुछ एग्जाम्पल्स मैं तुम्हें पेश कर रहा हूं। जैसे अगर हम पीएच की बात करें दैनिक जीवन में तो हम सभी जानते हैं अम्लीय वर्षा के बारे में। अम्लीय वर्षा, इसको इंग्लिश में एसिड रेन कहते हैं। और आप में से हर बच्चा जान रहा होगा कि हमारा जो ताजमहल है, जो कि वर्ल्ड के आश्चर्यजनक चीज़ों में से एक है, वंडर थिंग है, जो हमारे एक बहुत बड़ा हेरिटेज है हमारे देश के लिए, ताजमहल। और आप लोग को ये जानकर आश्चर्य होगा कि ताजमहल के 40 किलोमीटर के रेडियस में सुप्रीम कोर्ट ने इंडस्ट्रीज को बैन कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने 40 किलोमीटर के रेडियस में ताज कॉरिडोर्स के आसपास उद्योग धंधों को बैन कर रखा है कि इसमें आप उद्योग नहीं लगा सकते। कारण क्या है? कारण ये है कि उद्योग धंधों के द्वारा जो सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऐसे कई गैसेस रिलीज होते हैं और ये वातावरण में जो वाटर वेपर है
उसके साथ ये अभिक्रिया रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके ये सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं और ये वर्षा के जल के रूप में ये गिरते हैं। प्यारे बच्चों, मैं यही आपको बता दूं कि अम्ल मार्बल के साथ अभिक्रिया करके मार्बल के साथ अभिक्रिया करके मार्बल को खराब करते हैं। तो मैं यहाँ एक चीज बता दूं कि यदि अगर वर्षा जल को मेजर किया जाए और अगर उसका पीएच वैल्यू 5.6 से कम है, निश्चित रूप से वो मार्बल को डैमेज करेगा। यानी वर्षा के जल का पीएच वैल्यू मेजर करके हम ये पता कर सकते हैं कि ये वर्षा अम्लीय है या नहीं है, और खासकर जहां उद्योग धंधे हैं वहां वर्षा अम्लीय होती है। दूसरा, इसका दैनिक जीवन में क्या महत्व है? बगीचे की मिट्टी, हम लोग प्राय कहते हैं कि भाई मिट्टी अम्लीय हो गया, और वैसे केस में परंपरागत जमाने से चली आ रही है चूने के पाउडर छिड़क दिए जाते हैं खेतों में। अम्लीयता बढ़ने से फसल को नुकसान होता है या फसल का जो प्रोडक्टिविटी है, यानी क्रॉप्स की जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाती है। ऐसे सिचुएशन में मिट्टी की जांच करना, तो मिट्टी में के पीएच वैल्यू के आधार पर हम ये डिसाइड करते हैं कि कहीं मिट्टी हमारा अम्लीय तो नहीं हो गया, और यदि अगर हमारा मिट्टी अम्लीय हो जाए, वैसी स्थिति में फिर हम लोग उसमें चूने डाल करके उसकी अम्लीयता को समाप्त करते हैं। ये दैनिक जीवन में महत्व है। तीसरा जो हमारा दैनिक जीवन है वो पाचन तंत्र। हम लोग प्रायः कहते हैं पार्टियों में जाते हैं, खाते हैं, या काफ़ी समय तक कभी हम लोग भूखे रह जाते हैं या काफ़ी मसालेदार खा लेते हैं और हम लोग कहते हैं भाई पेट में अम्लीय हो गया, एसिडिटी बढ़ गया। तो एसिडिटी बढ़ना मीन्स क्या हुआ? एसिडिटी बढ़ना मीन्स हुआ कि जो आपकी स्टमक में ऑक्जेंटिक सेल, उस ऑक्जेंटिक सेल जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सिक्रीट कर रहा है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो स्रावित कर रहा है, उसके कारण आपके स्टमक यानी कि आमाशय में अम्लीयता बढ़ गया। और फिर हम लोग उसको क्या करते हैं, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग इनो या जो भी मार्केट्स में मेडिसिन अवेलेबल है उसको लेकर हम इसको न्यूट्रलाइज करते हैं। तो अम्लीयता के यानी पीएच वैल्यू की जानकारी से हम लोग अम्लीयता के बारे में पता कर सकते हैं। एक चीज यहाँ और मैं बता दूं कि अम्लीय पदार्थ आयुर्वेद में भी कहा गया है बच्चों कि अम्लीय पदार्थ का सेवन दिन में करना चाहिए, रात में नहीं करना चाहिए, या अम्लीय पदार्थ का सेवन लगातार या बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है? इससे अम्लीयता अगर आपके दांत में बढ़ जाए तो हमारा जो दांत है, जो इनामेल है, वो निश्चित रूप से कैल्शियम कार्बोनेट्स यानी कैल्शियम्स का पार्ट है, और साथ ही साथ वो एक लवण है कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है, और उस पर भी ये इफेक्ट करता है, जिसको हम लोग हिंदी में दंत क्षरण या डिकेइंग ऑफ द टूथ कहते हैं, डिकेइंग ऑफ द टूथ। तो अगर हमारा मुंह में अम्लीयता बढ़ी तो हमारा दंत क्षरण होगा। वैसे कंडीशन में डॉक्टर्स हम लोग को प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप इसको कम से कम अम्लीय पदार्थों का सेवन करें, या अम्लीय पदार्थों का सेवन अगर आप करते हैं तो अपने मुंह को अच्छे तरीके से धो लें। एक बात और मैं बच्चों को बताना चाहूँगा कि जो आप कॉलगेट या किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं वो क्षारीय प्रकृति का होता है, और वो जब आप ब्रश करते हैं तो जो दांतों में अम्ल के जो गुण वाले या अम्लीयता का जो पदार्थ है वो जो दांत में फंसे हुए हैं वो सारे न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और दंत क्षरण रुक जाता है। इस तरह से हम पाते हैं कि पीएच का दैनिक जीवन में भी बहुत महत्व है। और प्यारे बच्चों, और क्वेश्चन आउट, प्यारे बच्चों, कल जब आप आएंगे निश्चित रूप से जो आज मैंने पढ़ा है इस पर मैं कुछ क्वेश्चंस देना चाहूँगा, और उन प्रश्नों का जवाब आप कॉपी में अपने नोटबुक में लिख कर लाएंगे। पहला प्रश्न है हमारा कि अम्ल क्या है। दूसरा प्रश्न है हमारा कि क्षारक क्या है। और ये दोनों जो परिभाषा है वो आप एक पुराना कॉन्सेप्ट में भी लिखेंगे और नए कॉन्सेप्ट यानी आर्नियस के कॉन्सेप्ट में भी इसका डिस्कस करेंगे। तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि क्या होता है जब अम्ल को
सल्फ्यूरिक अम्ल को जिंक ग्रेन्यूल्स में डालते हैं। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को जिंक ग्रेन्यूल्स में डालते हैं। दूसरा, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूना जल में प्रभावित करते हैं। और तीसरा हमारा क्वेश्चन है कि अम्ल एवं क्षारक अभिक्रिया करके आपस में क्या बनाता है। जो भी प्रोडक्ट आप लिखेंगे उसमें अभिक्रिया एवं भाषा यानी लैंग्वेज का भी आप प्रयोग करेंगे। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है कि अम्ल और क्षारक की प्रबलता कैसे नापेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएच क्या है। और एक और क्वेश्चन आप अंतिम रूप से लिख लें, जिसे लिखकर लाना है तुम्हें आप सभी बच्चों को कल, कि दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। थैंक यू, धन्यवाद।